ये है डॉक्टर जय और ये है सिद्धार्थ पालीवाल। अब इनसे हम कुछ गाड़ियों के बारे में जय कुमार जी कुछ जानकारी लेंगे इनसे। वंदे मातरम साथियों, हमारी गाड़ियाँ जो है आज हर घर की ज़रूरत हो गई है। पहले साइकिल होती थी, फिर स्कूटर आया और आज 4 व्हीलर का ज़माना आ गया। लेकिन जब भी हम मध्यम वर्ग 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कौन सी ले और कौन सी नहीं ले। एक से बढ़कर के एक एडवर्टाइज आते हैं और एक से बढ़कर के एक कंपैरिजन आते हैं। कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता है, कोई नहीं बताता है। ऐसे में हम आम लोग जो हैं वो हमेशा उहापोह में रहते हैं, गाड़ी ले तो कौन सी ले। हमारे साथ हैं आज सिद्धार्थ, जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को मात देते हैं। ये तो यही बता पाएंगे कि गाड़ियों के बारे में इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज इन्होंने कैसे लिया है। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सिद्धार्थ टुडे विद अस। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर आवर क्वेरीज अबाउट कार्स। सो सिद्धार्थ डियर, वी वुड लाइक टू नो दैट which car is best for a middle class family? And what should a middle class family should see in features before buying a car? हिंदी में। तो देखो बेसिकली अब इसका क्राइटेरिया रहता है सबसे पहले आपका बजट कितना है। ओके। अब बजट जैसे कि अब अपन अज्यूम कर लो कि आप अपने हिसाब से बता दो कितना है। 6 से लेकर के 8 लाख 10 लाख के बीच में। 6 से 8 लाख जो बजट है, मतलब काफी आप सेंसिटिव टाइप का भी कह सकते हो, पर इसमें काफी लिमिटेड ऑप्शन भी है। ओके। मतलब इसमें अब इसकी मैं सेगमेंट वाइज बताऊंगा। हाँ। हैचबैक में जो सबसे पॉपुलर है, हाँ। एक टाइम पे जो पॉपुलर थी अब नहीं रही, मारुति अल्टो। एग्जैक्टली। मारुति अल्टो जो है इस सेगमेंट की वन ऑफ द लाइक कह सकते हो कि सबसे भरोसेमंद गाड़ी है। हाँ। पर आजकल क्योंकि इसके प्राइस में बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स आ गए, इसलिए इसकी सेल डाउन हो गई। ओके। मतलब 4 से लेके 5,000 ये हर महीने बिक जाती है, फिर भी बाकी पहले 18 से 20,000 आराम से बिकती थी। पर आज भी मिडिल क्लास का भरोसा तो है मारुति पे। मिडिल क्लास का भरोसा मतलब है, पर अब नहीं, क्योंकि पहले आप कोविड के पहले देखो तो गाड़ियां जो थी 3-4 लाख से स्टार्ट हो जाती थी। ओके। मारुति अल्टो तो 2,42,000 3 लाख से चालू होती थी। ओके। आज आप देख लो मारुति ये अल्टो 800 का बेसिक प्राइस है, आप 4.5 लाख मान के चल रहे हो एवरेज हर एक सिटी के हिसाब से। तो ये जो है ना, क्योंकि पहले मारुति जिसकी जानी जाती थी, जैसे ओमनी हो गई मारुति की, मारुति 800 जो पहले आती थी, एल्टो वगैरह हो गई, तो ये उस हिसाब से कि ठीक है आपको बहुत कम बजट में एक अच्छी गाड़ी मिलती है। ओके। ओके। पर अब वो चीज कम्प्लीटली हट चुकी है। ओके। तो अल्टो, हाँ मैं आपसे बीच में कह रहा हूँ, अल्टो जो है वो आज मिडिल क्लास की रेंज में थोड़ा सा नीचे आ गई है, क्योंकि उसके एक तो फीचर्स वो नहीं है और दूसरा थोड़ी सी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। हाँ, तो मतलब कॉम्पैक्ट तो देखो ये चीज है कि अब ये हैचबैक इस सेगमेंट की जितनी भी है ना, आपको कॉम्पैक्ट ही मिलेगी। ओके। आपको अगर ज्यादा बड़ी हैचबैक चाहिए उसमें बस आपके पास वैगनआर है, और बाकी अगर आप बजट उन्हें बढ़ाते हो तो हिसाब से आपके पास बलिनो वगैरह कुछ है। वेरी गुड। आप हमें ये बताइए कि एक कार खरीदने से पहले में क्या क्या बजट का इशू नहीं है? बजट का इशू नहीं। हाँ, इन दैट केस क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मिडिल क्लास को एक कार खरीदने से पहले? अगर जैसे कि अगर बजट का इशू नहीं है तो मैक्स टू मैक्स अपने 25 लाख मान के चलता है। ओके। 25 लाख में सबसे पहले तो अपने को ये देखना चाहिए कि अपनी जरूरत कैसी है। हाँ। मतलब आपके अगर जरूरत है, अगर एक शौकिया चीज है वो एक अलग चीज हो जाती है कि शौक है तो वो अलग चीज हो जाती है। मिडिल क्लास में अमूमन शौकिया तौर पर छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो बहुत ज्यादा उनकी रनिंग होती नहीं। हाँ, पर जिसके आपका बजट भी अब ज्यादा है। हाँ। 25 लाख है तो उसमें आप थोड़ा देख सकते हो। ओके। पर मतलब अगर आप ऐसे मतलब इलाके में रहते हो, दिल्ली मुंबई टाइप, जहाँ पे सड़कें अच्छी होती है, ओके, और एक आपको कंफर्ट और थोड़ी लग्जरी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप सेडान बॉडी टाइप की तरफ जाते हो। ओके। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और फैमिली ऐसी कि बूट स्पेस भी आपको हिसाब से चाहिए, तो आप एमयूवीज की तरफ जा सकते हो, जिसमें आज ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मारुति अर्टिगा है, टोयोटा इनोवा है, ये है, पर यही है। चलिए देखिए, गाड़ियों की तो क्या इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि हम कहाँ कहाँ सर्च करें। हमारी यहाँ जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आज हम इनकी बात करें आपके सामने, ये वाली जो गाड़ी है होंडा सिटी नहीं, एक्चुअली ये होंडा सिटी नहीं है, ये होंडा WRV है। ओके। ये मतलब ये 2016 के आसपास से लॉन्च हुई थी। ये जो 4 मीटर एसयूवी में आती थी, मतलब जो जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है। अच्छा। तो क्योंकि क्या है ना, आजकल ज्यादातर गारमेंट्स 4 मीटर से कम वाली एसयूवीज बना रहे हैं, क्योंकि उन पर टैक्सेस कम लगते हैं। अच्छा, टैक्स का इशू है। ठीक है, तो अब ये मॉडल जो है आप नया नहीं खरीद पाओगे, इसको सेकेंड हैंड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी 2020 में बंद हो गई। चलिए फिर तो इसकी बात नहीं करो, हम इस पे आते हैं। मारुति का एक लोकप्रिय मॉडल है ये ब्रीजा। अब ब्रीजा देखो, अब
ये वाले मॉडल के बारे में सेकेंड हैंड नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये जो है अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। ओके ये वन ऑफ द स्टार्टिंग वेरिएंट्स है विटारा ब्रेजा का, क्योंकि हाँ। ये और इसको खरीदने का एक सेंस ये भी बनता है कि टोटली मेड इन इंडिया है और इंडिया के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, मारुति में एक सेलेरियो आई थी बीच में जो अब दिखती नहीं है मार्केट में, उसका क्या परफॉर्मेंस था? सेलेरियो देखो अभी भी है मार्केट में, अभी उसकी नई जनरेशन 2022 में आई थी, पर वो चल ही नहीं जाता। हाँ चली नहीं क्योंकि अब पहले तो देखो मैंने पहले ऑल्टो वाले सिनेरियो में रीजन बताया था कि आपका जो है वो पहले बजट फ्रेंडली होती थी सुजुकी की गाड़ियाँ ओके और साइज कॉम्पैक्ट होता था। अब ये है कि मतलब सेलेरियो अब तो देखो थोड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई है, हाँ प्राइस मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है पर इस गाड़ी के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। ओके मतलब आपको क्योंकि सिलेरियो की लुक्स मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है पर मेरे हिसाब से लुक्स इसकी बढ़िया नहीं है। ओके चलिए हम इस पे आते हैं। टोयोटा वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। अब देखो ये जो है टोयोटा ग्रैंजा है। हाँ अब इसकी सबसे पहली बात तो इसकी ये कि ये जो है ये मतलब मारुति और टोयोटा के बीच में 2020 में एक डील हुई थी कि जिसमें वो जो मतलब कि अभी दोनों के बीच में डील हुई थी कि जितनी भी अपनी मारुति की गाड़ियाँ हैं उनकी राइड्स वो जो है वो टोयोटा को देंगे ओके और उसके बदले में टोयोटा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वो मारुति को सप्लाई करेगा। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का शेयरिंग हुआ था। हाँ क्योंकि अभी देखो ग्लैंजा है ये बस मारुति बलिनो है, ओके ठीक है, इसमें बस हल्का सा बम्पर चेंज है इसका। पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, टोयोटा वाले गाड़ियों में फीचर बहुत कम देते हैं, फीचर गाड़ियां नहीं होती, उनकी ड्यूरेबल होती है। फीचर सब देखो जैसे कि फीचर्स ऐसी बात नहीं है कि सारी टोयोटा की गाड़ियों में फीचर्स नहीं होते। नहीं फीचर बेसिक हाँ। फीचर्स होंगे, बाकी जो लग्जरी फीचर्स नहीं लग्जरी फीचर्स भी आते हैं पर वो स्टीयरिंग बहुत- कंट्रोल्स जो होते हैं टोयोटा में हाँ। बहुत कम होते हैं। जैसे आपका टाटा में देख लो या मारुति में देख लो या आप होंडा में देख लो, उसमें ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत आता है, टोयोटा वो नहीं देता। पर देखो टोयोटा जो है ब्रांड शुरुआत से ही 1936 का ब्रांड है, ओके तो तब से इसका मेन फोकस है रिलायबिलिटी। मतलब अगर आपकी फीचर लोडेड गाड़ी अगर 10 साल हाँ। चलती है ना, टोयोटा 25 साल चल जाएगी। ओके ओके ठीक है, क्योंकि मेन थिंग टोयोटा के बारे में ये है वो फीचर्स पे कम और रिलायबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके ओके अगर मतलब आपको बेसिकली अगर फीचर्स चाहिए हाँ तो वो आपको एकदम लग्जरी ऑप्शन में मिलेंगे, जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूजर हो गई, ये टोयोटा कैमरी हो गई। अब और- हम थोड़ा सा इधर आएंगे। हम थोड़ा सा जो नई हमारी ब्रांड किया हुआ है, ये गाड़ी ने काफ़ी बीट किया है मारुति को भी, और इसको सारा कार मार्केट को इसने कम्पीट किया है। हाँ, इस गाड़ी की मैं काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि ये गाड़ी जो थी 2021 के आसपास आई थी हाँ और ये लॉन्च भी इसलिए हुई थी क्योंकि जो इनका पहला जो प्रोडक्ट था सेल्टोस, जो जहाँ तक मेरे को याद है अगस्त 2019 में आई थी सेल्टोस, अच्छा उसने थोड़े टाइम तक क्रेटा को हिला के रख दिया। वो बात अलग है कि फिर उसके बाद क्रेटा की नई जनरेशन आई तो सारी गाड़ियाँ हिल गई, हाँ पर थोड़े टाइम तक क्रेटा को कंट्रोल करके रखा था। तो फिर किया ने इसको लॉन्च किया क्योंकि मतलब जिसकी अभी ये है ना, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है पर ये जो किया जो ब्रांड है ना इसको Hyundai ओन करती है। अच्छा एक सेकंड मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, है ना? अब मैं पूछूंगा आपसे थोड़ा सा इंजन के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। इंजन के बारे में थोड़ा आप बताइए कि गाड़ियों में इंजन उसकी जान होती है ना, तो इंजन के बारे में सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि कैसे बढ़िया इंजन होता है, क्या उसके अच्छे गुण होते, फीचर होते, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अब देखो बेसिकली ना ये जो आजकल की मैं अभी लेटेस्ट फूड्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है बहुत सारे आपको टाइप्स मिलते हैं। ओके मतलब डीजल है, हाँ। पेट्रोल है जो अभी सबसे ज्यादा है मार्केट में, पेट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल ईवी है, बिल्कुल सीएनजी है। पहले थोड़े टाइम पहले तक वो एलपीजी भी आती थी, हाँ हाँ LPG वो सुजुकी के एस्टीम वगैरह में वो एलपीजी का ऑप्शन भी था। हाँ हाँ और बाकी हाइब्रिड जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, पर मेरे ख्याल से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ये तो ऐसी पावर ट्रेन से जिनको लेने का सेंस नहीं है मेरे ख्याल से। हाइब्रिड को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाइब्रिड में एक तो देखो सीधी सी बात है पावर लगेगी, अच्छा क्योंकि उन्होंने इंजन उसके लिए छोटा किया है और बैटरी डाली है। और ओके तो बैटरी भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार की तरह ऐसे बड़ी साइज की बैटरी नहीं, छोटी सी बैटरी, ठीक है। ठीक तो इंजन छोटा करने की वजह से उसका पावर डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम होगा। और हाइब्रिड ना हो, ना सीधी इलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक का अभी देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी को हैंडल करने लायक, हाँ हाँ ठीक है। ओके मतलब हैंडल करने लायक इंडिया भी 2040-45 तक तो हैंडल नहीं कर सकता है ओके ईवी को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो मेन जो इसके तो जितने भी बहुत चल रही है, फिर तो इनका क्या फ्यूचर नहीं है? चल रही है तो अभी फ्यूचर देखो, बाकी सारे जितनी भी पूरी दुनिया है उनमें तो धीरे धीरे करके कॉन्कर कर रही है, पर इंडिया में क्योंकि अभी देखो ज्यादातर लोग ना अभी भी डीजल और पेट्रोल ही प्रेफर करते हैं।
वो ठीक है। हाँ, तो 2040-45 तक तो मुझे नहीं लगता ईवी कॉन्कर कर पाएगी। ओके क्योंकि अभी लोग ऐसा कहते हैं कि ईवी की सेल्स अच्छी हो रही है, ये वो। मैं आपको बेसिक सेल्स डेटा बताता हूँ। हाँ। अक्टूबर में टाटा की लगभग 77,000 गाड़ियाँ बिकी है। ईवी नहीं, अच्छा कंबाइन, ओके, जिसमें से ईवी का नंबर सिर्फ 3,300 है। बहुत कम। ठीक है, और टाटा की बाकी सारी गाड़ियाँ जो है, क्योंकि टाटा हाइब्रिड पे फोकस करता ही नहीं, वो या तो डायरेक्ट ईवी बनाता है या तो इंजन वाली गाड़ियाँ बनाता है। ठीक है, तो बाकी सारी जो है इनकी इंजन वाली गाड़ियाँ बिकी। और आप टॉप 25 की लिस्ट उठा के देख लो, आपको टाटा तो छोड़ो, किसी और कंपनी की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको टॉप 25 में नहीं दिखेगी। ओके, आप भले कोई सा भी मेजर कार ब्रांड उठा के देख लो, आपको ईवी तो नहीं मिलेगा। और ये ऑटोमेटिक जो है उसके बारे में क्या बताएंगे? ऑटोमेटिक अब देखो, ये जिसके आजकल जैसे ट्रैफिक आजकल बहुत हो गया है, तो उस हिसाब से देखो ऑटोमेटिक सबसे कन्वीनियंट है। तो पावर कम होती है ऐसा सुना है नहीं, automatic का? पावर जो है, मतलब पावर कम तो नहीं होती, उल्टा कुछ कुछ गाड़ी में बढ़ जाती है। ओके, मतलब मैं जिसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेता हूँ, सबसे अपना लाइक कैसे तो सबसे रिलायबल ऑप्शन है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर के मैनुअल में, डीजल मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 201 हॉर्स पावर और 420 Nm का टॉर्क मिलता है। इंजन सेम है, ओके, ठीक है, और जो ऑटोमेटिक है उसमें हॉर्स पावर सेम मिलती है 201, पर टॉर्क 420 की जगह 500 Nm का टॉर्क। ओके, ठीक है, तो ये अब इसमें जैसे पावर लैग तो कुछ नहीं होता, इसका एडवांटेज ये है कि सिटी में चलाने को बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल है। इसमें पेट्रोल ज़्यादा कंजप्शन करती है ऑटोमेटिक? नहीं, कंजप्शन देखो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑटोमेटिक और मैनुअल लगभग सेम माइलेज देते हैं। 0.3 0.4 किलोमीटर का अंतर होगा पर लीटर में। तो ओके, इसके बेसिस पे आप वो मैनुअल और ऑटोमेटिक पे शिफ्ट नहीं कर सकते। पर आप अगर आपको थोड़ा एंथुजियाज्म चाहिए या फिर आप हाईवे पर ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, तो उस केस में आपको मैनुअल खरीदना चाहिए। मैनुअल खरीदना चाहिए। पर आजकल ये भी है कि मैनुअल कार सब बहुत कम हो गए। मतलब मेजर कार ब्रांड्स जो हैं अपनी, उनकी जो मेजर गाड़ियाँ हैं उनमें तो आ रहा है, बाकी जितनी भी बाकी सारी गाड़ियाँ हैं उनमें आजकल मैनुअल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उनमें ऑटोमेटिक ही आ रहा है। ये तो नई गाड़ियों की बात होगी। अब बहुत से लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो दिल्ली में 10 साल बाद बाहर कर देते हैं उसको, वो अपने यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या वो ठीक है? उसमें क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? अब देखो, सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने से पहले तो मतलब जो जैसे कि ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मारुति का ट्रू वैल्यू हो गया, शोरूम है, कार्स 24 हो गया, इन सब पे पहले आपको जाके पूरा पता करना है। वो तो बढ़िया ही देंगे अपना हाँ, स्पेसिफिकेशन। नहीं बढ़िया, मतलब ऐसे मतलब सारे डीलर खराब नहीं, जैसे सारे डीलर खराब नहीं होते वैसे सारे अच्छे भी नहीं होते। नहीं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं 10 साल बाद क्या गाड़ियाँ वास्तव में आउटडेटेड हो जाती है क्या? आउटडेटेड तो देखो जैसे कि नहीं है, जैसे कि अब अगर आप जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो अब ये दिल्ली गवर्नमेंट का थोड़ी सी लापरवाही भी है इसमें कि एक मेरे को सीन याद है, एक इंसान ने 2015 की मर्सिडीज GLS खरीदी थी, उसका प्राइस था 80 लाख रुपीज उस टाइम। अब फिर 2025 के साथ जून जुलाई में लॉ इन्होंने लाया कि अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो अब वो 80 लाख की गाड़ी मतलब डेप्रिशिएटेड अमाउंट हो जाने के बाद भी वो 40 से 45 लाख की वो गाड़ी अभी भी थी। और उन अंकल ने वो गाड़ी सिर्फ 2 लाख में बेच दी, ठीक है, और उसके 2 से 3 दिन बाद ही वो लॉ हट गया। मतलब अंकल के 43 लाख तो लॉस में चले गए। उन्होंने शायद कुछ छोटा मोटा केस वेस भी कर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, पर वो फिर केस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब देखो ये मतलब सेकंड गाड़ियाँ लेना सेंस बनाता है। मतलब जो ऐसे ड्राइवर है जिन्होंने अभी भी चलानी गाड़ी उन्होंने शुरू की है, या उन्होंने कम पैसों में अगर थोड़ी लग्जरी अगर गाड़ी चाहिए तो उस केस में यूज कार उनके लिए परफेक्ट है। एक लास्ट की पेट्रोल गाड़ी लें या डीजल घर के लिए? अब देखो जैसे कि दोनों ही अलग अलग अपने हैं। अब जैसे कि अगर आप देखो थोड़े गांव वाले इलाकों में रहते हो या फिर अगर आपको SUV चाहिए प्रॉपर 4x4 SUV, तो उस केस में तो आपको डीजल लेना चाहिए। क्योंकि ये ना बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, पर BHP जो ब्रेक हॉर्स पावर होती है और टॉर्क, ये दो अलग अलग चीज़ है। BHP उस चीज में हेल्प करता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज भागेगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, टॉप स्पीड उसकी कितनी होगी, और टॉर्क मदद करता है कि गाड़ी में पावर कितनी होगी, कि मतलब गाड़ी खराब से खराब रास्तों से कैसे निकल पाएगी। ठीक है, तो अब दो चीज है। अब जिसके आपको अगर प्रॉपर 4x4 SUV चाहिए तो अब जिसकी पेट्रोल में आजकल काफी ऑप्शन आने भी लगे हैं, पर आप
2-4 साल पहले देखो पेट्रोल में या तो बहुत लग्जरी ऑप्शंस थे, या तो वो जितने भी बाकी के जितने ऑप्शन थे वो सारे बाहरी कंट्रीज के थे। ओके। ठीक है, तो अब आपको अगर ऑफरोडिंग अगर आपको करनी है या हाईवे ड्राइविंग आपको करनी है तो उस केस में आपके लिए डीजल परफेक्ट है। ओके। पर अब ये भी ऐसा थोड़ा बहुत कुछ र्यूमर्स निकल रहे हैं कि अब डीजल 2027 तक बैन हो जाएगा, पर मेरे को नहीं लगता कि ये डीजल बैन होगा। 2040 से पहले